हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि आप 12th क्लास में बच्चों और एमपी बोर्ड में 2023 में एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोस दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। फिलहाल बच्चों यहाँ पर चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको रिवाइज कराया था और लेक्चर 2 में भी आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो चीज़ें एकदम शॉर्ट तरीके से उसको हम आपको कोशिश करते हैं समझा दें। बाकी भाई आप लोग यदि मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। पिछले हम बच्चों वीडियोज में चर्चा कर लिए थे थोड़ा सा यहाँ तक कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं बच्चों, हम यदि आपसे समझना चाहें कि भाई मोल प्रभाज क्या है तो आप क्या समझाओगे। तो देखो जरा, जैसे हमारे पास एक बिलियन है बच्चों, क्या है बिलियन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिलियन में दो घटक है आपका, एक ए और एक बी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके मोलों की संख्या Na और इसके मोलों की संख्या बच्चों Nb होता है। तब हम यदि मोल प्रभाज निकालना चाहें तो जिस घटक के मोल की संख्या उसको ऊपर रखेंगे और नीचे बिलियन में जितने भी घटक हैं उनको हम नीचे रखेंगे। यानी बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का जो अनुपात है वो आपका मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहा हमने, बिलियन में दो घटक है आपके पास ए और बी, क्या है ए और बी। तो बिलियन के किसी एक घटक के मोल की संख्या जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का जो अनुपात है वो बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। चीज़ें समझ में आया कि तीन चीज़ें हैं, तीनों का मोल प्रभाज यदि निकालें तो ए का मान लीजिए Na, बी का Nb, सी का Nc। उस स्थिति में बच्चों यदि हम आपसे कहें कि हम मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे तो जैसे आप ए का निकालना चाहोगे तो x से हो जाएगा, बी का तो xb, सी का xc। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि तीन हमारे पास कंटेंट है ए, बी और सी। इसके मोल की संख्या Na, इसके मोल की संख्या Nb, इसके मोल की संख्या Nc। तब बच्चों यदि मैं कह दूं XA बराबर मोल प्रभाज तो जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे तो Na और नीचे समस्त मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc, ये समस्त घटकों की मोलों की संख्या। इसके बाद हम XB निकालना चाहें तो Nb ऊपर, बाकी नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। यदि हम XC निकालना चाहें बच्चों तो Nc ऊपर, बाकी नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc। समझ में आया कुछ कि एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का जो अनुपात है वो एक्चुअल में मोल प्रभाज कहलाता है। ये रिवीजन क्लास है और समझाना मेरा काम है। बस आप लोग यदि मेहनत करते हो तो सब कुछ समझ में आएगा। अंततः बच्चों कितना भी कोशिश कर लो समझ में आने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका राउल्ट का नियम है। यहाँ पर लिखा है राउल्ट के वास्तव अवनमन को लिखिए और राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम को हम समझेंगे लेकिन इसके सीमाओं को आप पहले समझ लो बच्चों। सीमाएं बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें राउल्ट के नियम की सीमाएं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो, राउल्ट का नियम जो है केवल तनु बिलियनों पर ही लागू होता है बच्चों। यहाँ पर आप देखो राउल्ट का जो नियम है केवल तनु बिलियन पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम उन बिलियन पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो। अवाष्पशील होगा, यदि वाष्पशील लिखा मिल जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाऊंगा कि कितना कहीं कहीं गलत लिख दिया जाता है। तो राउल्ट का नियम केवल तनु बिलियन पर ही लागू होता है और उसी में लागू होगा जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित होगा। इसके अनुसार विलेय के अणुओं का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। यानी जो हमने विलेय पदार्थ मिलाया है उसमें संगुणन ना हो, ना तो संयोजन हो, ना तो वियोजन हो, मतलब आपस में जुड़े भी नहीं और ना ही वो आपस में टूटे। ये आपके तीन शर्त हैं। देखो 2 अंक में यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो ये तीन आपको सीमाएं याद रखना है। राउल्ट का नियम केवल तनु बिलियन पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम उन बिलियनों पर लागू होगा जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित होगा और इसके अनुसार विलेय अणुओं का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन राउल्ट का नियम मैं भी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल अभी इतना समझें, ठीक है। अब देखो राउल्ट का नियम है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद सब कुछ मजा आएगा। राउल्ट का नियम ही हम देख लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा एक पेज का सहारा लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको राउल्ट का नियम समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा इसमें एक बिलियन है, बिलियन में एक विलायक है। क्या बच्चों, विलायक है और इस विलायक में हमने कुछ विलेय मिलाया। क्या मिलाया, विलेय, ठीक है। अब वो विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। अब जब भैया अवाष्पशील है मतलब वो वाष्पित नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वाष्प दाब में तो कमी आएगी।
तो उसी को बोलते हैं कि राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में अवनमन। समझ रहे हो ना भाई साहब। हमने एक विलायक ले लिया, ये शुद्ध प्योर विलायक है, मान लो हम पानी की बात करते हैं, और इसमें हमने एक विलेय पदार्थ मिला दिया। क्या? विलेय। और विलेय ऐसा मिलाया जो अवाष्पशील है, जो वाष्पित ही नहीं हो रहा है। और जब जो वाष्पित नहीं हो रहा है तो सिंपल तरीके से आप उसको हम समझा सकते हो कि उसके वाष्प दाब में कमी हो रही है। क्या हो रही है? वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या? कमी। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें यह बताया गया कि भाई साहब ये जो वाष्प दाब में परिवर्तन हो रहा है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अच्छा, मोल प्रभाज क्या है भाई? मैंने कहा था कि एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात ही उसका मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहां पर आप देखो, हमने अभी आपको क्या समझाया कि मान लीजिए आपके पास एक विलयन है बच्चों। क्या है? विलयन है। उसमें यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, यहां पे आपको दिख रहा है क्या कि हमारे पास वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। सिंपल है, कमी होगी, क्योंकि भाई आपके घर में काम ना करने वाले आए और खाना बस खाते जाए तो आपके घर में भोजन की कमी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही भाई साहब मान लीजिए विलायक वाष्पित हो रहा है और वहीं पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है तो भैया उसमें क्या होगी? उसके वाष्प दाब में कमी होगी। तो यही जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मोल प्रभाज उसका कितना है? समझ रहे हो? मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मतलब यदि हम आपसे कह दें कि मान लीजिए ए हमारा विलायक है तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। याद रखो, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो मैं यदि आपसे कह दूं PA तो समानुपाती होता है XA। समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो के एक नियतांक लग जाता है वो XA के लिए। ये चीज होता है, ठीक है। जहां पे आपका X क्या है? एक विलायक का मूल प्रभाज है और P क्या है? उसका दाब है। इसी प्रकार यदि हम आपसे कह दें कि मान लीजिए विलेय की बात करेंगे तो PB समानुपाती XB होगा कि नहीं होगा? अब जब हटाएंगे तो PB बराबर KXB। कुछ ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और एक चीज आपको मैं और समझाना चाहता हूं कि विलयन में जितने भी आपके पास घटक हैं, जैसे दो घटक है, एक विलायक और एक विलेय, तो उन दोनों का यदि मोल प्रभाज देखें तो उसका योग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी आपके पास विलयन है, विलयन में जितने भी घटक हैं उनका टोटल मोल प्रभाज बच्चों 1 होता है। ये आपको तैयार रखना पड़ेगा, सब काम आने वाला है। देखो जरा यहाँ पे थोड़ा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे समझो आप लोग। देखो ये जूम इन जूम आउट करना पड़ता है क्योंकि ये हम जिस बुक का यूज करते हैं ये आपका GBI क्वेश्चन बैंक है, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिया रहता है कि विलयन में उपस्थित विलेय अवाष्पशील है। ठीक है, यदि विलयन का वाष्प दाब P विलयन में विलायक का वाष्प दाब PA के बराबर होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि शुद्ध है। जब उसमें आपका विलेय है ही नहीं है तो विलयन और विलायक का वाष्प दाब बराबर होगा, क्योंकि भाई हमने अवाष्पशील मिलाया है, उसका कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वो वाष्पित तो हो नहीं रहा है। इसलिए PA बराबर PA समानुपाती XA। और जब समानुपाती हटता है तो कि एक नियतांक, जैसे यहाँ पे K लगाया है यहाँ भी समानुपाती। ये मिसप्रिंट है यार, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये चीज मैंने जिससे आपको यहाँ पे समझाया था कि PA समानुपाती थोड़ा सा इसको इधर, PA समानुपाती कितना? XA। अब जब हमने समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया XA। ठीक है, शुद्ध विलायक की बात की जाए, एकदम शुद्ध है, प्योर है। शुद्ध विलायक के लिए जो मोल प्रभाज होता है XA बराबर 1 होता है। ठीक है, और PA जो होगा P0A के बराबर होगा। तब यहाँ पर वैल्यू रख दें, PA की जगह P0A बराबर K गुणे 1, यही ना होगा। XA का मान 1 तो K बराबर कितना हो जाएगा? P0A। अब इस K का मान हम यहाँ पर रख दें, ठीक, तो PA बराबर कितना हो जाएगा? P0A XA हो जाता है। ये आपका एक घटक के लिए हो गया। यही आपके पास है। यदि द्विअंगी विलयन के लिए PB बराबर कितना होता है बच्चों? P0B इंटू XB। ये द्विअंगी विलयन के लिए हो गया। ठीक है, ये चीज आपको सब मिलेगा। यही तो है यार राउल्ट का नियम, और कुछ है ही नहीं है। राउल्ट का नियम P0 बराबर के समीकरण 1 में रख दिए तो P0A XA हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, यदि A है तो यहाँ पर A होगा, मिसप्रिंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि B है तो आपका B होगा। ठीक, ये चीज बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए P0A बराबर K हो गया, तो इसका मान रखें तो PA बराबर P0A XA हो गया। अब बच्चों यदि हम बात करते हैं कि यदि 2 अंगी विलयन है, अब 2 अंगी विलयन है, जैसे मान लीजिए 2 अंगी विलयन है A और B,
तब हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ है। अब हम यदि एक्स बी निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। ये चीज़ है। यहाँ की मान लीजिए हमारे पास एक्स ए निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता है कि पी ए बराबर कितना होता है, पी जीरो ए इंटू एक्स ए, तो आज ये मान रखना चाहें बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी जीरो ए 1 माइनस एक्स बी, यही ना होगा। पक्षांतर करेंगे तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए एक्स बी। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पी जीरो ए एक्स बी बराबर पी जीरो ए माइनस पी ए, ये प्लस है तो इधर गया माइनस हो गया। तो एक्स बी बराबर आ गया पी जीरो ए माइनस पी ए बटा पी जीरो ए। देखो भाई यही राउल्ट का नियम है। आपेक्षिक अवनमन हो गया, वास्तव में अवनमन ये और वास्तव में आपेक्षिक अवनमन हो गया। समझ रहे हो ना, ये चीज़ है राउल्ट का नियम। अब आप लोगों को पता है भाई, आप लोग सबको अच्छे तरीके से पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। दो हमारे पास अंतर है जिनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक आदर्श विलयन अनादर्श विलयन और एक बच्चों आपका धनात्मक विचलन। और रिवीजन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं बच्चों। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आदर्श विलयन किसे बोलेंगे बच्चों, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट का नियम होता है बच्चों उसमें आपका एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, जो राउल्ट का नियम होता है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। जो आपका अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन होता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों और राउल्ट के नियम से ही आधारित आपका चलता है धनात्मक विचलनित विलयन और ऋणात्मक विचलनित विलयन। सिंपल है, जो आपका आदर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो तो ठीक है। जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता जिसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका धनात्मक विचलन वाले विलयन और एक आपका ऋणात्मक। सिंपल है, धनात्मक जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब रखता हो, यानी जिसका वाष्प दाब आंशिक जो राउल्ट का नियम होता है उसके परिकलित मान से अधिक होता है, यानी विलयन का वाष्प दाब और घटकों का आंशिक दाब का मान जो होगा वो राउल्ट के नियम के मान से थोड़ा सा अधिक होगा, वो आपका धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे। वहीं पे यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करें बच्चों तो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि जो वाष्पिक जो आपका वाष्प दाब होता है या आंशिक दाब का जो मान होता है वो राउल्ट के नियम से कम होता है। सिंपल है, ठीक है, ये चीज बोला गया है। और इसमें एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है, इसमें निम्नतम होगा। सिंपल है, क्वथनांक निम्नतम होता है और क्वथनांक इसका अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। और अगला निम्न तापीय सम क्वाथी विलयन होते हैं धनात्मक विचलन वाले। ऋणात्मक की यदि बात करें तो ये उच्च तापीय सम क्वाथी विलयन होते हैं बच्चों, ये चीज है, ठीक है। तो ये धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन भी आपको पढ़ लेना है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आप लोग तैयार कर लेंगे। जो काम की चीजें हैं उन्हें ही हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल जो काम नहीं है भैया जो आपके सिलेबस में है भी लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। वान टाप गुणांक क्या है भाई साहब, कि प्रायोगिक पराश्रेणी दाब और समान पराश्रेणी दाब का अनुपात, ठीक है। प्रायोगिक पराश्रेणी दाब और समान पराश्रेणी दाब का जो अनुपात है वान टाप गुणांक कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विलयन में अपसामान्य द्रव्यमान व्यवहार के लिए वान ठाप ने 1880 में एक गुणांक निकाला जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। गुणांक आई द्वारा विचलन में विलय के संगुणन या वियोजन की सीमा को ज्ञात मिलता है। अरे भैया वान ठाप गुणांक समझ लो, परिभाषा सिंपल तरीके से कि जो आपका प्रायोगिक पराश्रेणी दाब है और समान पराश्रेणी दाब इन दोनों का अनुपात ही वान ठाप गुणांक कहलाता है। दूसरे भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुण के गणना से प्राप्त मान का अनुपात। वान टाप गुणांक का जो आपका फार्मूला होता है अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुण का गणना से प्राप्त मान का अनुपात ही आपका वान टाप गुणांक कहलाता है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में बच्चों लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फॉर्मलता किसे कहते हैं। इसको आप पार्ट्स पर मिलियन आप कह सकते हो कि 10⁻6 भाग में, यानी आपका बच्चों 10⁻6 का मतलब कितना हो सकता है बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होगा। यानी 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या वो पीपीएम कहलाता है। नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता है किसी 1 लीटर विलयन में,
या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा सा यदि आप टॉपिक सर्च करोगे फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ कि आपका बच्चों फॉर्मलता यदि आपसे पूछा जाए, दोनों देखना फॉर्मलता नॉर्मलता बिल्कुल सेम है। फॉर्मलता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता है। लेकिन जब नॉर्मलता की बात आ जाएगी तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांक द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, आपका फॉर्मलता में विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, और यदि हम नॉर्मलता की बात करें तो विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की आपके तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, या विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, और ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ जाएगा तो फॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। वहीं पे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। वाट्स पर मिलियन कितना कहते हैं बच्चों? 10 लाख भार भाग में उपस्थित 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। विलेय पदार्थ की संख्या आपका पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मलता का फार्मूला दे रखा है, आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका नॉर्मलता है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन भी है, इसे आप लोग तैयार कर लें। पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख भार भाग में, यहाँ पे देख सकते हो 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 10 लाख, यहाँ पर देखो 10 लाख भार भाग में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन आता बच्चों यहाँ से, हीलियम को गोताखोर के सिलेंडर में उपयोग क्यों किया जाता है? हीलियम को, हीलियम गैस, देखो पहले क्या होता था, गोताखोर मतलब जो समुद्र के नीचे जाते हैं। पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मतलब जो हल्की गैस हो, नाइट्रोजन गैस ले जाते थे। तो जैसे ही हम समुद्र के नीचे जाते थे तो वहाँ दाब अधिक होता था, और अधिक दाब पर नाइट्रोजन भी रक्त के साथ मिल जाता था। जैसे आप समुद्र के गहराई पर जाओगे तो दाब के क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, और जब दाब बढ़ेगा तो बढ़िया ये गैस आसानी से ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिल जाता था। लेकिन वहीं पे जब व्यक्ति सतह पर आता था दाब में कमी आती थी, और जैसे दाब में कमी आती थी बच्चों तो एक कंडीशन हो जाता था, दाब में कमी आने से नाइट्रोजन जो विलेय था वो अविलेय हो जाता था, मतलब जो घुलनशील है वो अलग हो गया। और जब अलग हो जाता था तो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में हमारे शरीर के रक्त के विभिन्न भाग में बुलबुला बन जाता है, जो एक प्रकार से विंडस नाम की बीमारी पैदा कर देता है। क्या? विंडस नाम की बीमारी पैदा कर देता है। अब इस स्थिति में नाइट्रोजन को लेना गुनाह हो जाता था, इसलिए हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो जरा थोड़ा सा, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के द्वारा सांस ली गई वायुमंडलीय गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि की रक्त में विलेयता अधिक होती है, मतलब रक्त में अधिक मिल जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर क्रियात्मक क्रिया प्रयुक्त हो जाती है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलेय हो जाता है। भाई नाइट्रोजन क्या होता है? रुधिर मतलब रक्त में विलेय होता है, और गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। विलेय होने का मतलब ये है बच्चों, विलेय होने से ये देखो जरा, शरीर में विलेय हो जाता है जो कि नुकसानदायक होता है, जो हानिकारक होता है। रक्त में विलेय हो गया, इसका मतलब यही होता है। जब रक्त में विलेय हो जाता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ऊपर की ओर आता है तो उसमें अविलेय होने के कारण जो है शरीर में बुलबुला हो जाता है रक्त में, और एक विंडस नाम की बीमारी पैदा हो जाती है। इसी कारण से नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, सिंपल तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने विलयन को परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें हमने सब कुछ बताया है, सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त, अति संतृप्त। इसका मैंने एक ही लेक्चर कराया था जिससे आप लोगों को पता होगा। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, जरा देखिए कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल मिश्रण दोनों का मोल प्रभाज कितना होगा? मोल प्रभाज करें कैलकुलेशन, चलिए मोल प्रभाज ही कर लेते हैं। इसका बढ़िया है, सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। क्वेश्चन पहले क्या बोला है भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है थोड़ा समझिए। जल, यदि H2O का मैं आपसे कह दूँ Mb निकालो, मान लो Ma, तो इसका हो जाएगा 18। यदि मैं कह दूँ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसका आप निकालो, आप Mb निकालो, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? इथाइल एथिल एल्कोहल जिसे बोलेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? कार्बन का 12 दूनी 24
और हाइड्रोजन 6, 8 दूनी 16, जोड़ दो बच्चों कितना होता है 16 24 कितना होगा आपका 40 6 46, 46 हो गया। ठीक, अब भैया इसकी जो हम मोल की संख्या निकालेंगे, मान लो Na का मोल की संख्या, तो H2O है तो 72 है, तो 72 भैया बटा हमारा Ma 18, ठीक है, तो 18 चौक 72 मोल की संख्या। यदि B के लिए मोल की संख्या तो इसकी वेट कितनी दे के रखिए 92, B के लिए 92 और 46, तो 46 दूना 92, ठीक है। तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, जैसे XA निकालेंगे ना तो Na को ऊपर रखेंगे, नीचे Na प्लस NB, ये चीज़ होता है। यदि XB निकालोगे ना तो NB को ऊपर रखोगे, नीचे दोनों का योग, ठीक है। तो Na का मान कितना बच्चों 4 और नीचे 4 2 6, ठीक है, तो 4/6 और नीचे कितना हो जाएगा 2, 4 धन 2 मतलब 2/6। आप इसका भाग दो कितना आएगा, 4 में 6 का भाग दो, भाग ना पहुँचे लब्धे सुन, और 4 नहीं है 36, 6 चौको 24 और 6 नहीं है 54 हो जाएगा, 6 छाएंगे 36, 6 से जा रहा है ना, ऐसा कुछ करके आएगा। इसका आप भाग दोगे तो 6 3 18 और ऐसे 3 3 आएगा। इस प्रकार से इसका मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल लगा हुआ है, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ भाई कि यदि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैप्टर 2 को बेहतरीन रूप से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।